Hello everyone, welcome to Shivraj IAS. So we will start today's newspaper analysis जिसमें कि सबसे पहला आर्टिकल है ब्रोकन प्रोमिसेस इन ए वार्मिंग वर्ल्ड। देखो, जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विड्रॉल अनाउंस किया है पेरिस एग्रीमेंट से, तब से ये डेली आर्टिकल्स ऑलमोस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बात हुई है कि देखो, यूएस जो उसे एक लीड करना चाहिए था क्लाइमेट एक्शन के लेने के मामले में, क्योंकि वो रिचेस्ट नेशन भी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग भी है। उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द क्यूमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड है सिंस द प्री इंडस्ट्रियल एरा। उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ने विड्रॉल अनाउंस कर दिया। तो इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट था ना, पेरिस एग्रीमेंट, ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए एक माइलस्टोन था जिसमें हर कंट्री को कार्बन एमिशंस रिड्यूस करने थे। अब लेकिन यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया है, जो कि सबसे बड़ा पोल्यूटर है। तो इससे जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो और भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखो, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, जैसे चाइना हो गया, ये ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज का एक बर्डन झेल रहे थे। अब यूएस का विड्रॉल इनके लिए और भी जो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रगल्स हैं उनको बढ़ाने वाला है। जो पुअर कंट्रीज़ है ना, अब वो उनके ऊपर डीकार्बनाइजेशन का प्रेशर और ज़्यादा आ चुका है, जो कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी स्लो कर सकता है। तो इससे क्या होगा है, डेवलपिंग नेशंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जब बाकी नेशंस ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तब यूएस फॉसिल फ्यूल्स को प्रमोट कर रहा है। अब इस वजह से चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंडिया जैसे जो नेशंस हैं ना, ये नए लीडर्स के रूप में उभर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, डेवलपिंग नेशंस को इंडिपेंडेंट क्लाइमेट एक्शन लेना होगा, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा और यूएस के डिसीजंस का इंतज़ार करने की बजाय अपनी पॉलिसीज़ और इनोवेशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज किसी एक देश का नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल का क्रक्स है इसमें। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद ब्रिज द मिल्क डिवाइड फॉर ए न्यूट्रिशनली सिक्योर इंडिया। देखो, इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये जो मिल्क प्रोडक्शन है, ये जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है, ये सभी लोगों तक सही तरीके से पहुंच रहा है। हम सब ने वाइट रिवोल्यूशन के बारे में तो सुना ही है, जो इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में उसने एक ग्लोबल लीडर बनाया था। लेकिन आज की डेट में सिर्फ प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है, डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर दूध सिर्फ सिलेक्टेड लोगों तक ही लिमिटेड रहेगा ना, तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं ना, जैसे पुअर फैमिलीज हो गई, मेलनरिश चिल्ड्रन हो गई, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनका न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज़ हो सकता है उससे। अब देखो, डाटा ये कहता है कि जो रिच हाउस होल्ड्स हैं ना, वो पुअर फैमिलीज़ के कंपैरिजन में 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं। अर्बन एरियाज़ में भी लोगों की जो एक्सेस है रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में, वो 30% ज़्यादा है। मतलब जो न्यूट्रिशियस फूड सबको मिलना चाहिए था, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ही लिमिटेड है। और सिर्फ इनकम ही नहीं, रीजन वाइज भी बहुत डिस्पैरिटी है। जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे जो स्टेट्स हैं, इनमें डेली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क जो है वो 333 to 421 ग्राम तक है। जबकि जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल जैसे जो स्टेट्स हैं, इनमें सिर्फ 75 to 170 ग्राम तक है इसका कंजम्पशन। अब ये गैप एक सीरियस इशू क्रिएट करता है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक हर एक पर्सन को डेली 300 ग्राम मिल्क की ज़रूरत होती है। लेकिन 70% लोगों के लिए ये इतना महंगा है कि अगर वो इतना कंज्यूम करें ना, तो उनका 10 to 30% मंथली बजट सिर्फ दूध पे चला जाएगा। अब अगर मिल्क कंजम्पशन का पैटर्न देखें, तो एक और इश्यू ये है कि एफ्लुएंट अर्बन हाउस होल्ड्स जो हैं वो दूध का डबल कंजम्पशन करते हैं। लेकिन ज़्यादातर कैसे करते हैं, हाई फैट, हाई शुगर प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम्स हो गई, स्वीट्स हो गई, और जो प्रोसेस्ड डेयरी आइटम्स होते हैं उनको कंज्यूम ये ज़्यादा करते हैं। और इससे क्या होता है, उनकी जो ओबेसिटी और डायबिटीज़ बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो गरीब फैमिलीज़ हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, उनका जो बेसिक डेयरी न्यूट्रिशन है ना, उनका बेसिक ड्यूरी न्यूट्रिशन भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है। उनको जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है।
देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, जैसे कि पीएम पोषण और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स थी, आईसीडीएस, इनमें मिल्क प्रोविज़न और सब्सिडीज़ बढ़ानी चाहिए। अब कुछ स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, इनमें ऑलरेडी मिल्क को मिड डे मील्स और रेशन प्रोग्राम्स में इसको इंक्लूड किया गया है, जो कि नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ये एक इफ़ेक्टिव मॉडल हो सकता है पूरे नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। और दूसरा सॉल्यूशन है मिल्क कूपन्स और डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क्स, जिससे कि वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं उन तक मिल्क की एक्सेस सस्ती हो सके। महाराष्ट्र और बिहार जैसी जो स्टेट्स हैं, न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम भी वो चला रहे हैं इसके बारे में, जैसे कि पोषण माह है 2024, एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो कि ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाने का काम करेगा। और थर्ड है अवेयरनेस और बिहेवियर चेंज काफ़ी ज़रूरी है। जैसे यूके ने चेंज फॉर लाइफ शुगर स्वैप एक कैंपेन चलाया था, जिसके तहत लोगों को हेल्दी डेयरी अल्टरनेटिव्स अडॉप्ट करने के लिए इनक्रेज किया गया था। अब वैसे ही इंडिया में भी इस तरह के कैंपेन्स की ज़रूरत है, ताकि जो एफ्लुएंट क्लास है वो ओवर कंजम्पशन कम करे और वनरेबल ग्रुप्स की एक्सेस बढ़ सके। तो ओवरऑल सिंपल सॉल्यूशन यही है, मिल्क सिक्योरिटी सिर्फ प्रोडक्शन का नहीं बल्कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है। आज अगर हम इंश्योर करें कि दूध सभी लोगों तक एफिशिएंट पहुंच रहा है, तो न्यूट्रिशन और हेल्थ के लेवल पे एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब वर्गीज कुरियन का एक विज़न सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एक न्यूट्रिशनली सिक्योर इंडिया का था। तो अब ज़रूरत है कि हम इस रिवोल्यूशन का अगला स्टेप सही डायरेक्शन में लें, ताकि जो मिल्क एक्सेस है वो एक प्रिविलेज नहीं बल्कि हर एक पर्सन का राइट बन सके। तो ये सब था इस आर्टिकल में। एंड नाउ वी विल डिस्कस हाउ कैन द बजट अरेस्ट ग्रोथ डिक्लाइन। देखो, इसमें बात हुई है कि बजट इकोनॉमिक स्लोडाउन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जो इंडियन इकोनॉमी है ना, वो स्लोडाउन फेस कर रही है, जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वीक हो रहा है। पर ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? अगर हम पास्ट ट्रेंड्स देखें तो 2004 से 2011 का जो पीरियड था, उसमें वो एक हाई ग्रोथ फेज़ का पीरियड था। इस टाइम पे गवर्नमेंट की जो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ थी, जैसे कि नरेगा हो गया, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट, इन्होंने रूरल डिमांड को बढ़ाया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ। लेकिन 2012 के बाद स्लो डाउन आना शुरू हो गया और डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और जो कोविड-19 जैसे के बाद जो लॉकडाउन थे, इन्होंने इशू को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब सोल्यूशन क्या है? बजट का रोल यहाँ क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर ग्रोथ है ना, वो उसको बूस्ट करता है। सॉरी, तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है ना, वो ग्रोथ को बूस्ट करता है। लेकिन डाटा दिखाता है कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग का जो शेयर है वो फिस्कल बजट में कम होता गया है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट डिमांड और कंजम्पशन दोनों पर पड़ा है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स और रूरल एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली हाउस होल्ड इनकम्स को बढ़ाते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो बजट में क्या चेंजेस होने चाहिए? सबसे पहला, गवर्नमेंट को सोशल सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, फूड सिक्योरिटी और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पर फोकस। सेकंड है, रूरल डिमांड को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, ताकि जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़े और कंजम्पशन इंक्रीज हो। थर्ड है, इन्फ्लेशन कंट्रोल और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ लानी होंगी, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वापस आ सके। अगर बजट को ग्रोथ रिवाइव करनी है तो फिस्कल पॉलिसीज़ को कंजम्पशन ड्रिवन बनाने की ज़रूरत है। 2004 से 2011 का जो मॉडल था वो दिखाता है कि टारगेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग से स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल इकोनॉमी बन सकती है। इसलिए वेलफेयर ड्रिवन फिस्कल पॉलिसी ही इकोनॉमिक रिवाइवल का एक की सॉल्यूशन है। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल।
तो इस आर्टिकल में बात की गई है मनरेगा के फंडिंग इश्यूज और वेज डिलेज के बारे में। ये जो स्कीम है जो रूरल इंडिया के लिए एक बैकबोन की तरह काम करती है। 20 साल इसको कंप्लीट होने वाले हैं। इनिशियली इसे टेम्पररी रिलीफ की तरह देखा गया था, पर कोविड-19 पेंडेमिक ने ये प्रूव कर दिया कि ये एक नेसेसिटी है, स्पेशली माइग्रेंट और रूरल वर्कर्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड अब इसे एक अनवांटेड नेसेसिटी की तरह देखता है। अब समस्या क्या है? पहले तो बजट एलोकेशन कम होता जा रहा था इसमें। फाइनेंशियल ईयर 21 में जो फंडिंग 3.2% थी, वो फाइनेंशियल ईयर 25 में सिर्फ 1.78% रह गई है। मतलब डिमांड होने के बावजूद एक्स्ट्रा फंड्स नहीं दिए जा रहे। इसका रिजल्ट क्या है? वेजेस डिले हो रहे हैं और 4,300 करोड़ की जो शॉर्टेज रिपोर्ट की गई है इसमें। इसके अलावा 5,700 करोड़ का लाइबिलिटी भी पेंडिंग है मटेरियल कॉस्ट के लिए। ये आर्टिफिशियली डिमांड को सप्रेस कर रहा है, क्योंकि अगर वर्कर्स को टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो स्कीम में एनरोल ही नहीं करेंगे। एक और बड़ा इशू है वेज एडजस्टमेंट और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। वेजेस इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे, जो रूरल पुअर के लिए अनफेयर है। आधार लिंकिंग की वजह से बहुत सारे वर्कर्स को जॉब कार्ड्स या पेमेंट नहीं मिल रहा और इस वजह से उनका जो ट्रस्ट है वो स्कीम पे कम हो रहा है। पर यह स्कीम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नहीं है। मनरेगा विलेजेस में इरिगेशन कैनाल्स, रूरल रोड्स और वाटर कंजर्वेशन जैसे असेट्स भी डेवलप करता है। ये रूरल इकोनॉमी में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर डिमांड जनरेट करता है, जो पूरे इकोनॉमिक साइकिल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सबसे पहला स्टेप ये है कि गवर्नमेंट को अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा और डिमांड के अकॉर्डिंग बजट अलोकेट करना होगा। वेजेस टाइमली डिस्बर्स होने चाहिए और इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट भी होने चाहिए। अगर रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो मनरेगा का बजट कट नहीं बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए। तो सरकार गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि मनरेगा कोई अनवांटेड बर्डन नहीं है, बल्कि रूरल पुअर की एक नेसेसिटी है। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है डेथ्स आफ्टर द सर्ज, जो अभी डेथ हुई है कुंभ मेला के स्टाम्पीड में। देखो, ये जो स्टाम्पीड हुआ है ना, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं और पिछले रिसेंट मंथ्स में ये थर्ड ऐसा इवेंट है। ये दिखाता है कि इंडिया में जो रिलीजियस गैदरिंग्स के दौरान जो क्राउड मैनेजमेंट है ना, वो कितना वीक है। गवर्नमेंट को पहले से पता था कि 100 मिलियन लोग इसमें आने वाले हैं मौनी अमावस्या के दिन उसमें बात करने के लिए, पर फिर भी जो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स थे वो नहीं लिए गए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक बहुत ही अनकंट्रोल्ड जो भीड़ थी वो घाट पे पहुंच गई, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई और 60 से ज़्यादा उसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, ऐसा मतलब होता क्यों है? पहला, क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो गया है। ट्रैफिक रेगुलेशन और कंट्रोल्ड एंट्री पहले से प्लान किया जाता तो ये ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी। दूसरा, जो वीआईपी मूवमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया और आम लोगों की जो सुरक्षा थी उसको सेकेंडरी बना दिया गया। थर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट ने फैटेलिटीज़ रिपोर्ट करने में भी देरी की, जो ट्रांसपेरेंसी की कमी को दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड-19 में जो सेकेंड वेव आई थी ना, उसमें गंगा में जो बहती हुई लाशें थी उनको दिखने के बावजूद सरकार का रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो था। अब हिस्टोरिकली देखें तो ये मतलब छठी बार है जब कुंभ में स्टाम्पीड हुआ है, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में हर 3 साल में होता रहता है ये कुंभ। हर बार रीजन थोड़ा अलग होता है, पर कोर इश्यूज वही हैं: क्राउड कंट्रोल फेलियर, फायर सेफ्टी लैप्सेस और वीआईपी डिसरप्शंस। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि एरियल सर्विलांस और मोबाइल ट्रैकिंग, पर सबसे ज़रूरी है प्रॉपर क्राउड डिस्पर्जल मैकेनिज्म्स और रियल टाइम सेफ्टी मेजर्स। इमेजिन कीजिए 65 किलोमीटर के टेम्पररी सिटी में सिर्फ 1 किलोमीटर का जो स्नान घाट है सिर्फ वो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ एक्सट्रीम क्राउड प्रेशर होगा। प्लानिंग और स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन में ना ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती।
तो सरकार को अब ये सीखना होगा इससे गवर्नमेंट को कि आगे जो कुंभ होने वाले हैं उनमें सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए उन्हें। जब दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग्स का मैनेजमेंट होता है तो वीआईपी सिक्योरिटी नहीं बल्कि पब्लिक से सेफ्टी जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए गए तो फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स और भी होंगे और बढ़ेंगे ही बल्कि। सो नाउ वी विल एनालाइज नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट आया है उसके बारे में बात की गई है जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स के राइट्स को लेके है। देखो इंडिया में डोमेस्टिक वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि इनके लिए कोई सेंट्रल लॉ तो है नहीं जो इनके वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर कंसर्न रेज किया है और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई जाए जो एक लीगल फ्रेमवर्क रिकमेंड करे ताकि डोमेस्टिक वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब सवाल उठता है कि ये लॉ ज़रूरी क्यों है। देखो डोमेस्टिक वर्कर्स काफ़ी लो वेजेज, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस फेस करते हैं। अब इनमें से ज़्यादातर जो ये वर्कर्स होते हैं ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से आते हैं जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो कि इन्हें और भी ज़्यादा वल्नरेबल बनाते हैं क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। इनके पास फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल सिक्योरिटी या फिर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के मुताबिक गवर्नमेंट को 6 मंथ्स के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी जो डिसाइड करेगी कि क्या एक सेंट्रल लॉ बनाया जा सकता है। पहले भी हालांकि कई बार लॉज प्रपोज किए गए हैं जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 1959 में आया था और वैसे ही एक आया था डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 2017 में, लेकिन ये कभी इनेक्ट नहीं हो पाए। कुछ स्टेट्स ने प्रोएक्टिव इसके स्टेप्स लिए हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, ठीक है, जिन्होंने कि स्टेट लॉज बनाए हैं और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ एस्टेब्लिश की हैं, पर इसका कवरेज लिमिटेड है, इसलिए एक नेशनल लेवल पॉलिसी की ज़रूरत है इसमें। और लास्ट में अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉ बनाया जाए तो मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स को फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है वो एक क्रूशियल स्टेप है जो गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहा है कि वो इनके प्रोटेक्शन के लिए एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करे। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ रेटिनल डिसीजेज, जिसमें कि आरएनए थेरेपेटिक्स एक नई वो आई है, वो शो कर रही है एक प्रॉमिस, बट उसमें इंडिया की कंसर्न है कि इज़ इंडिया रेडी। देखिए जो रेटिनल डिसीजेज और आरएनए थेरेपेटिक्स, इसमें इस आर्टिकल में बात की गई है उसकी। जो आरएनए थेरेपेटिक्स है ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल इनोवेशन है। जो इनहेरिटेड रेटिनल डिसीजेज होती हैं ना, IRDs, ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो रेटिना के फंक्शन को अफेक्ट करती है और प्रोग्रेसिव विजन लॉस का एक मेजर कॉज है। ग्लोबली 5.5 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया में ये प्रॉब्लम अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ में प्रेवलेंट है। अब आरएनए थेरेपेटिक्स एक नई उम्मीद लेकर आया है इस मामले में। FDA ने 2017 में पहली जीन थेरेपी अप्रूव की थी जिससे कि ब्लाइंडनेस को ट्रीट किया जा सकता है। एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ASOs और सप्रेसर tRNAs जैसे मेथड्स जीन म्यूटेशन को बाईपास कर सकते हैं और नॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन रिस्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि IRDs पेशेंट्स के लिए एक पोटेंशियल क्योर अवेलेबल हो सकता है, लेकिन इंडिया इस ब्रेक थ्रू के लिए रेडी ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेनेटिक रिसर्च का लैक, क्योंकि इंडिया में कोई लार्ज स्केल कोहोर्ट स्टडी तो हुई नहीं है जो 500+ पेशेंट्स के म्यूटेशन स्पेक्ट्रम को एनालाइज करे। इसके अलावा अवेयरनेस और ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है, फंडिंग इश्यूज हैं और हाई कॉस्ट ऑफ जीन थेरेपी भी इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर तो इंडिया को RNA बेस्ड थेरेपीज़ इम्प्लीमेंट करनी है अगर, तो हमें ज़्यादा जेनेटिक रिसर्च, एक्सेसिबल डायग्नोस्टिक सेंटर्स और गवर्नमेंट फंडिंग की ज़रूरत है। अगर
सही पॉलिसीज़ और रिसर्च इनिशिएटिव्स आए तो इंडिया भी प्रिसीजन मेडिसिन के नए दौर में एंट्री ले सकता है इससे, जिससे कि रेटिनल डिसीजेज से अफेक्टेड पेशेंट्स की लाइफ ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। तो ये सब इस आर्टिकल में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन स्कीम रीचेज 8.5% ऑफ 1 करोड़ हाउस टारगेट। देखो ये जो स्कीम है ये 75,000 करोड़ की है, इसमें जो टोटल खर्चा होना है। तो इसका एम है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना। लेकिन एक साल बाद भी सिर्फ 8.5 लाख घरों में ही ये इंस्टॉलेशन हो पाया है, जो कि टारगेट का सिर्फ 8.5% है। इस स्कीम की जो शुरुआत थी वो जनवरी 2024 में जो राम मंदिर इनॉग्रेशन हुआ था उसके टाइम पे अनाउंस हुई थी और फरवरी 15 को ये ऑफिशियली लॉन्च हो गई थी। 20 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिए, लेकिन सिर्फ 5 लाख घरों में ही इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ था अक्टूबर 2024 तक। अब स्पीड हालांकि इसमें बढ़ रही है, रोज़ाना 9,000 इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, जो पहले सिर्फ 3,000 पर डे थे। तो अब बात करते हैं सब्सिडी स्ट्रक्चर की। इसमें 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000 तक सब्सिडी मिल रही है। ये जो स्कीम है वो 60% सब्सिडी देती है 2 किलोवाट तक के सिस्टम्स के लिए और 40% सब्सिडी देती है 3 किलोवाट तक के लिए। अब इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें तेज़ तरक्की, इसमें काफ़ी हाई प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया। पिछले 10 सालों में हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 200% बढ़ चुकी है, जो कि 2014 में 75 गीगावाट थी, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई है 220 गीगावाट। इसके साथ ही सोलर पावर टैरिफ्स में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है इंडिया के मामले में। जो पहले 10.95 पर यूनिट थी वो अब 2.15 पर यूनिट तक गिर चुकी है। तो इससे क्या है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया एक मतलब लीड कर रहा है इस मामले में कि जो सोलर पावर टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो ये अफोर्डेबल हो रही है। तो ये सब था इस आर्टिकल में। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज एनालिसिस। Like and subscribe the channel for daily updates. Thank you so much.